राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं इससे पहले की वीडियो में हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेकर आई थी, जो कि आपकी समूह गौ, एलटी या फिर प्रवक्ता की तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आपने जिन्होंने भी नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उसका लिंक भी शेयर किया हुआ है। और आज मैं इसी हिंदी वर्णमाला से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और आप अपने आंसर भी बीच बीच में चेक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके 50 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारी इस सीरीज़ का पहला प्रश्न। वर्णमाला किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, बी ऑप्शन है शब्द गणना को, सी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या फिर डी है शब्द समूह को। तो वर्णमाला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? इसके ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 4, सी है 6 और डी है 2। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? वो है ऑप्शन नंबर डी, 2 प्रकार की ये ध्वनियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके ऑप्शन देखिए 5, 4, 3 या फिर 2। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 3। ये कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो देखिए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनको उच्चारित करने में एक मात्रा का समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये है अ, छोटी ई, उ और री। देखिए इनको उच्चारित करने में केवल एक मात्रा का समय लगता है, अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है इनको उच्चारित करने में। और ये कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ और आउ। ये होते हैं दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है? दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय इसको उच्चारित करने में होता है। तो जैसे हम ओम ध्वनि उच्चारित करते हैं तो देखिए इसमें बहुत देर तक हम ओम की ध्वनि को उच्चारित करते हैं। तो ये क्या है? प्लुत स्वर है। जैसे हम अगर राम बोलेंगे तो इसको उच्चारित करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो कल की वीडियो में मैंने आपको स्वरों के वर्गीकरण के बारे में अच्छे से बताया था। तो आपने जिन्होंने भी उसे नहीं देखा है वो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सीरीज़ भी समझ में आएगी। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसके ऑप्शन है 6, 4, 3 या फिर 2। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पर ये स्वर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इसे याद रखने का एक सरल ये तरीका है कि आप सबसे पहले मध्य स्वर को ध्यान रखिए कि जो अ है वो मिडिल यानी कि मध्य स्वर में आता है। उसके बाद आप अग्र स्वर देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये आपके अग्र स्वर के अंतर्गत आएंगे। छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई।
और पश्च स्वर में आपके आएंगे आ, इनके अलावा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और क्या आ जाएंगे, औ आ जाएगा। तो आपको इस तरह से ये याद रह जाएगा। पहले आप मध्य स्वर को ध्यान रखिए कि अ मध्य स्वर में आता है। उसके बाद अग्र स्वर में देखिए छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। उसके बाद पश्च स्वर में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो इस तरह से ये जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण है। अगला प्रश्न देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं स्वर, शब्द, अक्षर या फिर व्यंजन। देखिए, एक से अधिक जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, शब्द बनते हैं। जब अगर हम क, म और ल इन वर्णों को मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? एक शब्द बनेगा, क, म, ल। अगला प्रश्न देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है स्वर, संज्ञा, विसर्ग या फिर व्यंजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर। इनका उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र रूप से होता है और ये किसके उच्चारण में सहायक होते हैं? व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में दीर्घ स्वर हैं। इसके ऑप्शन है बड़, ई, ए, आई या फिर उपयुक्त सभी। तो दीर्घ स्वर देखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अर्ध स्वर विवृत स्वर है। हमें इनमें अर्ध विवृत स्वर बताना है, आई, औ, औ या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं? इसमें जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुंह होता है वो क्या होता है? आधा खुला रहता है। देखिए, अगर आप आई का उच्चारण करेंगे तो इसमें आई बोलते समय हमारा जो मुंह है वो आधा खुलता है। ऐसे ही औ कहने में भी और औ में भी। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है लिपि, ध्वनि, व्यंजन या फिर स्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिपि। अगला प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ये व्यंजन है, मात्रा है, विसर्ग है या फिर स्वर है। तो इसका जो अभी मैंने आंसर बताया था तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों क्या हैं? स्वर हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? आ, औ, ए, ई। तो इसका जो सही आंसर है, जो स्वर कंठ तालव्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए, क्योंकि इसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? उ, आ, ओ या फिर ऑप्शन नंबर डी है बी और सी, दोनों ही दीर्घ स्वर हैं। तो इसका सही आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि आ, ओ दोनों क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? आई, ए, ओ या ऊ। तो संयुक्त स्वर इनमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? इसके ऑप्शन हैं मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर या फिर अग्र स्वर। मैंने अभी आपको बताया कि जीभ के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है स्वर के उच्चारण को। ये किया जाता है 3 भागों में।
तो इसमें से जो नहीं आता है वो कौन सा नहीं आता है, वो है ऑप्शन नंबर सी, विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होता है, ये हमारे मुंह के खुलने के आधार पर इसमें वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? इसके ऑप्शन है घोष वर्ण, मूल स्वर, तालव्य या फिर संयुक्त व्यंजन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त स्वर। छ किस किस से मिलकर बना है? ये है क प्लस श, इससे मिलकर यह बना हुआ है। और इसमें जो श है वो क्या है, मूर्धन्य। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? च, त्र, ज्ञ और श्र। छ किससे बना? क और श से। त्र किससे बनेगा? त और र से। त प्लस र से त्र का निर्माण होगा। ज और ज प्लस य से ज्ञ बनेगा। और श्र किससे बनेगा? तालव्य श प्लस र से। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है 13, 11, 10 या फिर 12। तो स्वरों की कुल संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? ये है ऑप्शन नंबर ए, 13। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ई, आ, अ या फिर ए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आ क्या है? एक पश्च स्वर है। अभी मैंने आपको बताया था अ क्या है। सबसे पहले आप मध्य स्वर अ ध्यान रखिए, मध्य स्वर में आप अ ध्यान रखिए। और जो ई है वो क्या है? देखिए अग्र स्वर में क्या आती है? ई, ये अग्र स्वर में आ जाएगी। और जो ए है ये भी किस में आएगा? अग्र स्वर में, अग्र स्वर में। और जो आ है वो क्या है? एक पश्च स्वर। आ के अलावा क्या क्या है? और उ और ओ, औ। और जो अग्र स्वर हैं उसमें इ, ई, ए, आई। अगला प्रश्न देखिए, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। कितने प्रकार की स्वर ध्वनियाँ होती हैं? अभी आपको ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीनों ही क्या हैं? स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? प, य, ल या फिर र। तो निम्न में जो अर्ध स्वर है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर बी, य क्या है? एक अर्ध स्वर। अगला प्रश्न देखिए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है? आकाश, अक्षर, रंग या फिर जाति। तो वर्ण शब्द का अर्थ जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, आकाश। इसके अलावा अक्षर, रंग और जाति, इन तीनों के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर समवृत है? इसके ऑप्शन है औ, आ, ए या फिर ई। तो जो स्वर समवृत है, समवृत स्वर है, वो है ऑप्शन नंबर डी, ई क्या है? एक समवृत स्वर है। इसको जब हम उच्चारित करते हैं, देखिए ई कहने में क्या होता है, हमारा जो पूरा मुंह होता है वो क्या होता है? बंद रहता है। कैसा रहता है? बंद रहता है। और जब हम आ कहते हैं, आ कहने में क्या होता है? ये विवृत है। क्या है ये? विवृत है। यानी कि जब आप आ का उच्चारण करते हैं तो मुंह का हमारा जो द्वार होता है वो कैसा होता है? खुला रहता है, पूरा क्या होता है? खुल जाता है जब हम आ कहते हैं। और जब हम ए का उच्चारण करते हैं
तो इसमें क्या होता है, मुंह द्वार हमारा आधा बंद रहता है। ए कहने में आप देखिए कि आपका मुंह द्वार आधा बंद रहेगा, तो ये क्या है, अर्ध क्या है, ये संवृत है। क्या है, जब हमारा मुंह क्या होता है, आधा खुला रहता है या आधा बंद रहता है, तो उसे अर्ध संवृत कहते हैं। और औ देखिए, औ कहने में क्या होता है, हमारा जो मुंह द्वार है आधा खुला रहता है, तो ये होता है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत। देखिए, अर्धविवृत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा जो मुंह है वो क्या होता है, आधा खुला रहता है। विवृत कौन से स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में हमारा जो मुंह होता है वो पूरा खुल जाता है, जिनको उच्चारित करने में। जो अर्ध संवृत है होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुंह द्वार होता है वो आधा बंद रहता है। और जो संवृत होता है, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह क्या होता है, पूरा बंद रहता है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। देखिए, अभी मैंने इसमें आपको बताया था कि यह अर्ध संवृत में क्या होता है, अर्ध विवृत में क्या होता है। तो इसके ऑप्शन देखिए, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, संवृत या फिर विवृत। जब आप ऊ का उच्चारण करते हैं तो ये किस स्वर के वर्गीकरण में आएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संवृत। जब हम ऊ कहते हैं तो हमारा जो पूरा जो मुंह होता है, मुंह द्वार क्या होता है, जैसे ई कहने में हमारा बंद रहता है, वैसे ही ऊ कहने में भी हमारा जो मुंह द्वार है वो बंद रहता है। तो ये किस में आएगा, ये संवृत में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं। इसके ऑप्शन हैं वाणी, स्वनिम, ध्वनि या फिर प्रतिध्वनि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वनिम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। इसके ऑप्शन है 34, 32, 36 या फिर 33। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है ऑप्शन नंबर डी, 33। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। व्यंजन, शब्द, वर्ण या फिर स्वर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। अगला प्रश्न है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है। तो इसके ऑप्शन है पश्च स्वर, पश्च भाग, अग्रभाग, मध्य भाग या फिर कोई नहीं। तो ई का जो स्वर का उच्चारण होता है उसमें हमारे जीभ का कौन सा भाग, ऑप्शन नंबर बी, अग्रभाग आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। इसके ऑप्शन है युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि क्या होती हैं, इन्हें द्वित्व ध्वनि या द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, द्वित्व व्यंजन। अर्थात ऐसी ध्वनि या ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या होता है, कोई वर्ण दो बार रिपीट होता है या दो बार आता है, जिसमें पहला व्यंजन क्या होता है, आधा, और दूसरा क्या होता है, पूरा। तो इसमें देखिए, ये जो प्रसन्नता में है, आप इसमें देखेंगे कि आधा नौ और फिर क्या हुआ है, पूरा नौ इसमें रिपीट हुआ है। तो ये क्या है, एक युग्मक ध्वनि है। युग्मक ध्वनि या द्वित्व व्यंजन दोनों एक ही होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। ई, आ, अ, ई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आ क्या है, एक पश्च स्वर है। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अ क्या है, मध्य स्वर में आ जाएगा आपका। सबसे पहले आप अ को देखिए मध्य स्वर में, उसके बाद देखिए जो ई है वो किस में आती है, अग्रभाग में, इसके अग्र में आती है ई, ए और आई। तो ई भी क्या आएगी, अग्रभाग में।
और आ जो है वो क्या है, पश्च स्वर में। पश्च स्वर में और क्या है आ के अलावा, उ, ऊ, ओ, औ। देखिए आप बार बार जब इनको रिपीट करेंगे तो आपको ये स्वतः याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। इसके ऑप्शन देखिए, अनुस्वार, मात्रा, प्लुत या फिर ह्रस्व। तो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, मात्रा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की अग्र अवृतमुखी संवृत ध्वनि निम्न में से कौन सी है। इसके ऑप्शन हैं ई, अ, ए या फिर आ। तो इसमें देखिए जो ये इन सारे सभी वर्गीकरण में आता है, अग्र भी है वो, अवृतमुखी भी है और संवृत ध्वनि भी है। तो ऐसे कौन सा वर्ण है इनमें, वो है ऑप्शन नंबर ए। जो ई है वो इन तीनों वर्गों में विभाजित है। तो यानी कि जो ई है वो क्या है, एक अग्र भी है, अग्र स्वर भी है, अवृतमुखी भी है ये, और संवृत स्वर भी है। और इसके अलावा देखिए आप ये जो बी ऑप्शन में अ है, ये क्या है, अभी मैंने बताया आपको मध्य स्वर है ये एक। और देखिए आप ये क्या है, एक अवृतमुखी है, अवृतमुखी है और अर्धविवृत है, अर्धविवृत है। जो ए है वो देखिए ये क्या है, एक अग्र स्वर है, अवृतमुखी है ये, और क्या है ये, अर्ध संवृत है। इसके अलावा देखिए आ क्या है, एक पश्च स्वर है, ये अवृतमुखी है और विवृत है। जब आप इनको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। इसके ऑप्शन है 33, 52, 43 या फिर 45। तो इसमें जो इन्होंने वर्णों की संख्या बताई है वो बताई है ऑप्शन नंबर सी, 43 इन्होंने हिंदी में वर्णों की संख्या बताई है। अगला प्रश्न है, किन वर्णों का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण के होता है या फिर किसी अवरोध के बिना होता है। तो ये है स्वर, व्यंजन, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर। स्वर का जो उच्चारण होता है वो कैसे होता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाते हैं य, व, ए व बी दोनों या फिर ल। तो अर्ध स्वर कौन सा है इसमें, ये है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों क्या है, अर्ध स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण क्या है। भाषा का विकास, भाषा के नियम, भाषा का उद्भव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण ऑप्शन नंबर बी, भाषा के नियम को ही क्या कहा जाता है, व्याकरण। अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं। छंद को, ध्वनि को, शब्द को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोली का लघुत्तम रूप है वर्ण, सहायक बोली, व्यक्ति बोली या फिर उपबोली। तो बोली का जो सबसे छोटा रूप है वो है ऑप्शन नंबर ए, वर्ण। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। 51, 53, 50 या फिर 52। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या ऑप्शन नंबर डी, 52 मानी गई है। अगला प्रश्न है, रॉ का विवरण हमें इसमें बताना है कि रॉ किस किस वर्ग में आएगा। देखिए पहला ऑप्शन है वत्स, संघर्षी, अघोष, अल्पप्राण और है व्यंजन। बी ऑप्शन है वत्स, स्पर्श, सघोष, अल्पप्राण, व्यंजन। सी है वत्स, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण, व्यंजन। या फिर डी है ऑप्शन है वत्स, पार्श्विक, सघोष, महाप्राण, व्यंजन।
तो इसमें देखिए जो सही इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। रॉ क्या है? एक वत्स भी है, लुंठित भी है, सघोष भी है, महा अल्प प्राण है और एक व्यंजन भी है। तो सबसे पहले देखिए वत्स वर्ण ने इसे क्यों कहा? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं, रॉ कहते हैं, आप रॉ को उच्चारित करिए तो हमारे जो जीभ का आगे का भाग है, इसे उच्चारित करने में हमारी जीभ का आगे का भाग और दांत के ठीक पीछे का भाग, जिसे मसूड़े होते हैं, वहाँ पर उभरा हुआ भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? वत्स कहा जाता है, उसे स्पर्श करती है। जैसे आप रॉ कहिए तो वहाँ पर क्या होगा? रॉ वहाँ पर स्पर्श करेगा, इसीलिए क्या है? ये वत्स वर्ण है। और लुंठित क्या है? लुंठित क्यों कहा इसको? क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ क्या हो रही है? रॉ कहिए तो आप लुढ़कते हुए क्या होती है? तालु के मध्य भाग को ये छूती है, तो इसलिए ये लुंठित है। और सघोष क्या होता है? सघोष इसके उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उसमें विशेष कंपन होता है, इसीलिए क्या है? ये सघोष। और सघोष में देखिए जो स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग बनाए हुए हैं उसमें तीसरा, चौथा और पाँचवें नंबर के जो वर्ण हैं वो सब क्या हैं? सघोष के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा समस्त जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, यानी कि य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन हैं, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष के ही अंतर्गत आते हैं। और ये अल्प प्राण इसे क्यों कहा है? क्योंकि इसे उच्चारित करते समय मुख से क्या हो रही है? कम हवा बाहर निकलती है। जैसे आप रॉ कहिए तो इसे उच्चारित करते समय हमारे मुंह से हवा क्या होती है? कम निकलती है बाहर। और प्रत्येक जो वर्ग यानी कि स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग हैं उसका पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो सब किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। और इसके अलावा समस्त अंतस्थ व्यंजन मैंने बताए, य और ल व, ये सब भी अल्प प्राण में आते हैं और यह खुद में एक क्या है? व्यंजन है। तो इसलिए यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो इसके ऑप्शन देखिए, य, श, द, र, क, र, ल, ह, श, र, ब या फिर क, च, ट, त, प। तो हमें स्पर्श व्यंजन के वर्ग बताने हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क, च, ट, त, प। क वर्ग में क्या आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में क्या है? च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में क्या है? ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अगला प्रश्न देखिए, व व्यंजन है, क्या है ये? अंतस्थ है, ऊष्म है, अघोष है या फिर महाप्राण है? अभी मैंने बताया था आपको कि वो कौन सा व्यंजन है? ये है ऑप्शन नंबर ए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। अगला प्रश्न देखिए, प, फ, ब, भ, म व्यंजन उच्चरित होते हैं, कहाँ से ये उच्चरित होते हैं? कंठ से, तालव्य से, ओष्ठ से या फिर दंत से? तो जब हम प, फ, ब, भ, म का उच्चारण करते हैं तो हमारे कौन से चीज़ इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओष्ठ। होठों से हमारे दोनों जो हमारे होठ होते हैं वो इनको उच्चारित करते समय आपस में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है अल्प प्राण, संयुक्त व्यंजन, महाप्राण या फिर अंतस्थ। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। इसमें मैं आपको संयुक्त व्यंजन के कुछ उदाहरण बता देती हूँ। जैसे अभी हमने रिपीट किया था ऊपर, छ। छ क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। क प्लस स जब ये मिले तो किसका निर्माण हुआ? छ का। और त्र किससे बना?
तो और रॉ से, तो प्लस रॉ से। तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है, यर और लौह व्यंजनों को कहते हैं ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये चारों ही व्यंजन हैं। ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? द, त, थ, ल। तो दंत कौन सा नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर डी, ल क्या है? दंत वर्ण नहीं है। इसके अलावा त, थ, द और एक है ध, ये चारों क्या हैं? दंत्य वर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ऑप्शन है ज, झ, ग, घ, प, फ या फिर ड, ढ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड, ढ क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन क्यों कहा? क्योंकि इनको उच्चारित करते समय हमारी जो जीभ होती है उसके तालु के आगे व दांत के पीछे का जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? मूर्धा कहा जाता है। तो जब हम इन्हें उच्चारित करते हैं तो हमारी जीभ उस मूर्धा से स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? य, श, ज या फिर ग। तो नासिक व्यंजन जिसमें हमारी जो उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो क्या होती है? हमारी नाक से, नासिका से बाहर निकलती है, तो वही नासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि य क्या है? नासिक व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? इलाहाबाद, पुनः, उत्साह या फिर दिल्ली। तो द्वितीय व्यंजन अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें कोई व्यंजन क्या होता है? 2 बार रिपीट होता है और उसमें पहला जो वर्ण है वो अधूरा होता है और दूसरा वर्ण वो पूरा लिया जाता है, तो वो द्वितीय व्यंजन में आते हैं। तो दिल्ली हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ, ध, ड या फिर अंग। तो संयुक्त व्यंजन इसमें से जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञ। ज्ञ किससे बना? ज और य से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ग स्पर्श व्यंजन नहीं है? इसके ऑप्शन है च, क, य या फिर ट। तो स्पर्श व्यंजन जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, य क्या है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, ये तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ, यानी कि जब हमारी इसको उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा होती है, जीभ होती है, वो तालु को स्पर्श करती है, वही क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन में आते हैं। तो किनको उच्चारित करने में हमारी जो जीभ है वो तालु को छूती है, इनको आप अपने मुंह से उच्चारित करिए और देखिए। च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, म, फ, ज, भ या फिर द, ट, ड, ढ। तो बताइए कौन सा तालव्य व्यंजन है इसमें? वो है ऑप्शन नंबर ए। जब हम च, छ, ज, झ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो किससे टच होती है, स्पर्श करती है? हमारे तालु से। तो आशा है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। मैं इसके अगले पार्ट में सीरीज़ 2 लेकर आऊँगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।